तो यहाँ पे कौन होते हैं? यहाँ पे राज कर रहे होते हैं शुंग। यहाँ पे राज कौन कर रहे होते हैं? सातवाहन। सातवाहन। बाहर से कौन आ गए? अटैकर्स आ गए बहुत सारे। ठीक है। इंडो ग्रीक, ये सब आपके में उतना ज्यादा नहीं है, आप बेशक इसको ना भी कवर लिखो या ना भी कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्थियंस, शका, ये कहाँ से आए थे? ईरान इराक से लोग आए थे। वाइल्ड थे बहुत ज्यादा, ये बारबरिक थे। और कुषाण, आपने कुषाण जरूर पढ़ना है थोड़ा। और डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट डिफरेंट जो राजा थे वो, या डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी सी वो राज कर रही थी, पर कोई एक पावर नहीं है जो पूरे भारत को क्या कर सके, संभाल सके। ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर आप लोगों की और हमारी मुलाकात हो रही है। तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है हिस्ट्री। और हिस्ट्री पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के लिए। देखिए, सीयूटी या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिस्ट्री के साथ बच्चों को कि हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी समझ नहीं आती है और हिस्ट्री का सिलेबस समझ नहीं आता है। और किसी भी सब्जेक्ट को बहुत जस्टिस देने के लिए आपको सबसे पहले उसका सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप सिलेबस से पूरा गो थ्रू नहीं होते, आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। तो आज दोस्तों हम लोग, मैं आपको कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी समझा पाऊं, सिलेबस समझा पाऊं, और आप लोगों के अंदर वो अप्रोच डेवलप कर पाऊं जिससे हम अपने सिलेबस को जस्टिस दे सके, क्रोनोलॉजी को जस्टिस दे सके, और अपनी स्टडी को एक बेटर वे में, एक सही पाथ की तरफ में आगे बढ़ा सके। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। एस्पायर एकेडमी की तरफ से, एस्पायर एसएस की तरफ से हम लोग आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं क्वालिटी लेक्चर्स, एक फ्री प्लेटफॉर्म लेक्चर्स, जहां पे हम आप लोगों को एक राइट वे में डायरेक्ट करना चाहते हैं, एक बेटर गाइडेंस देना चाहते हैं, और आप लोगों को एक बेटर कंटेंट देना चाहते हैं। हमारा गोल है कि हम लोग समाज में बैठे उस बच्चे तक भी पहुंच पाए जिसके पास रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, जिसके पास कमी है रिसोर्सेज की, बेटर एजुकेशन की, बेटर रिसोर्सेज की। हम चाह रहे हैं कि हम उस समाज के उस बच्चे तक भी पहुंच पाए। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री को। तो देखिए दोस्तों, जब हम हिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं, और सीयूटी के लिए मेनली, तो आज हम हिस्ट्री के सिलेबस की बात करेंगे सीयूटी के लिए। देखिए दोस्तों, अ, हम ना मेजरली इस सिलेबस को 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं, उसके बाद ये बहुत इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ना, सबसे पहले हम यहाँ पर हिस्ट्री में 3 थीम्स में बांटा है इसको। वैसे मैंने नहीं बांटा है, एनसीईआरटी ने खुद इसको बांटा है 3 थीम में। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री यहाँ पर 650 बीसी टू 650, ठीक है। तो हाँ, हम लोग इसको बांटते हैं 600 BC टू 600 AD। हमें हिस्ट्री देखनी है 600 BC से 600 AD तक की। अब 600 BC से 600 AD मैं किस टाइम फ्रेज की बात कर रहा हूं, किस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, तो रुकिए, मैं जरूर आपको इस बारे में बताता हूं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कशन करना है 600 AD, या मैं अगर एडी ना भी डालूं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 600 टू 750। कॉमन एरा में हम लोग जनरली पीछे नहीं लगाते हैं, ठीक है।
ईयर लगाने की हमें हमें एरा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एरा नहीं लगाया है, कॉमन एरा नहीं लिखा है, एडी नहीं लिखा है, तो वो नेचुरली अंडरस्टूड है कि ये कॉमन एरा की बात हो रही है। और उसके बाद 750 टू 1950। तो देखो दोस्तों, आज हमें बात करनी है इस टाइम फ्रेज की। ठीक है, हमें बात करनी है इस टाइम फ्रेज की, मतलब हमें 600 बीसी से 950, मतलब आजादी, इवन आजादी के बाद की बात करनी है हमें। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उस तक की बात करनी है हमें। पार्टीशन कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग फ्रेमिंग कैसे हुई, कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, हमें यहां तक देखना है। अब ये देखिए, अब ये कितना पुराना इतिहास का टाइम है। चलिए हम सबसे पहले ना बीसी और एडी में डिफरेंस देख लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें बहुत आगे यूज करना है बीसी एंड एडी। बीसी का मतलब आप लोगों को सभी को पता होगा, बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब है एनो डोमिनी। अब देखिए, बीसी और एनो डोमिनी में डिफरेंस है कि बीसी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम है, और एडी उसके बाद का टाइम है। देखिए दोस्तों, हर देश की हिस्ट्री एक ही टाइम पे शुरू नहीं हुई है। हर देश का ओरिजिन एक ही टाइम पे नहीं हुआ है। हर देश में ह्यूमन का आना एक ही टाइम पे नहीं हुआ है। हर देश में रेसिडेंट होना ह्यूमन का एवोल्यूशन होना वो अलग अलग हुआ है। ठीक है, हर देश में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, या फिर हर कॉन्टिनेंट में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे आप इंडिया जैसे देश की हिस्ट्री आप लगभग लगभग 5,000 साल पहले से देख सकते हो, बहुत क्लियरली। 5,000 साल पहले की हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास लिखी हुई है, या हमारे पास आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, यहाँ पे अदर सोर्सेज है, जिससे हम ना ये 5,000 साल पुराना इतिहास भी हमें पता है। पर आप सोचिए, आज का एक मॉडर्न देश, बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री यूएस, यूएस के पास नहीं है ये। यूएस की हिस्ट्री मुझे नहीं लगता 200, 250, 300 साल से ज्यादा की हिस्ट्री भी होगी इसकी। ठीक है, सोचिए कितना पावरफुल देश है यूएस, उसकी हिस्ट्री 200, 250 साल पुरानी होगी बस, हिस्ट्री नहीं है उस देश की कोई। ठीक है, अब सोचिए, यूएस अगर अपनी हिस्ट्री लिखेगा तो उसकी हिस्ट्री तो अभी 250 साल पहले से शुरू हुई है। और इंडिया जब अपनी हिस्ट्री लिखेगा तो 5,000 साल पहले, लगभग 5,000 साल पहले, मतलब हम इससे भी पीछे जा सकते हैं, बट ठीक है, 5,000 साल पहले हमारे पास हिस्ट्री अवेलेबल है। मेसोपोटामिया के पास हम जाएंगे, इराक ईरान की तरफ हम जाएंगे, तो हम देखेंगे इनका हिस्ट्री जो है इवन और पुरानी है। इनके पास 6,000 साल पहले, 6,500 साल पहले, 7,000 साल पहले की पुरानी हिस्ट्री अवेलेबल है। ठीक है, तो हिस्ट्री राइटिंग, या हिस्ट्री राइटिंग को मैं परे रखता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एक प्लेस पे लेट हुआ, दूसरे प्लेस पे जल्दी हो गया। अब क्योंकि इस प्लेस पे ह्यूमन का एग्जिस्टेंस जल्दी हो गया, यहां पे देर में हुआ, तो ह्यूमन का डेवलपमेंट यहां पर जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी। और यहां पर वो स्टेज पे, इस प्लेस पे, प्लेस ए में वो जल्दी सिविलाइज्ड होगा। जल्दी सिविलाइज्ड होगा तो उसको लिखना पढ़ना जल्दी आ जाएगा, लिखना पढ़ना जल्दी आ जाएगा तो जल्दी से हिस्ट्री लिखेगा। और यहां पर क्योंकि ये तो इसका ओरिजिन ही, मान लीजिए कंपैरिजन ए से करे तो इसका ओरिजिन लगभग लगभग 2,000 साल बाद हुआ है, यहां पर ह्यूमन जो है 2,000 साल बाद आया। तो आप सोचिए, इसको इसकी स्टेज पे आने में अभी और समय लगने वाला है, इसमें और डेवलपमेंट होगा, फिर सिविलाइजेशन आएगी, लिखना पढ़ना आएगा लोगों को, और तब ये हिस्ट्री लिखेंगे। अब आप सोचिए, अगर आप सिर्फ यही बात ले लीजिए, एक एग्जाम्पल, आप जैसा मैंने बताया कंट्री ए और कंट्री बी का ही ले लीजिए। ठीक है, आप सोचिए कि कंट्री ए जो है, मान ली जैसे इंडिया, इसका इतिहास जो है वो लगभग 5,000 साल पुराना है। ठीक है, ये यहाँ पर लोग जल्दी एग्जिस्टेंस में आ गए होंगे, जाहिर सी बात है। और कंट्री बी में का इतिहास जो है वो सिर्फ 2,000 साल पुराना है। ठीक है, 2,000 साल पुराना है। अब सोचिए कि यहाँ पर क्योंकि बहुत जल्दी एग्जिस्टेंस हो गया,
थोड़ा सा इसको हम्म, तो हम्म, जी। तो मैं ये बोल रहा था यहाँ पर आ गया 5,000 साल पहले ही एग्जिस्टेंस आ गई। और मान लेते हैं कि इन लोगों ने अपनी हिस्ट्री यहाँ से लिखनी शुरू की। ठीक है, ये इनका फर्स्ट ईयर है। ठीक है, इन्होंने तो पहले से गिनना शुरू करेंगे ना ये, जब भी पढ़ लिख लिए, सिविलाइज्ड हो गए, और जब से हिस्ट्री लिखनी शुरू की, यहां से इन्होंने फर्स्ट, और यहां तक 5,000। अब ये कंट्री बी के केस में भी ये यहाँ पे सिविलाइज्ड हुए और यहाँ पे हिस्ट्री लिखने लगे, इनका भी ये फन वन हो गया। अब मान लीजिए कोई इंसिडेंट जो है यहाँ पर हुआ है एरा 1000 में या ईयर 1000 में, तो इनके हिसाब से वो एरा कहां पर है, वो यहां पर है। अब आप एक बात सोचिए कि इन दोनों के टाइम फ्रेम्स में कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों के टाइम पीरियड में 3000 ईयर्स का डिफरेंस है। बट एरा 1000, एरा 1000 यहाँ, दोनों के केस में ये लोग 1000 यूज कर रहे हैं। और आप एक बात सोचिए कि ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, आप यूएस का लेंगे, आप इंडिया का लेंगे, आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप अरब की हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप अफ्रीकन हिस्ट्री पढ़ेंगे, सबका ओरिजिन अलग अलग टाइम पे हुआ है। और ये सब लोग जो है अपना अलग अलग टाइम फ्रेज या टाइम पीरियड यूज करेंगे, क्योंकि किसी के लिए टाइम पीरियड या हिस्ट्री कहीं से स्टार्ट होती है, किसी के लिए कहीं से स्टार्ट होती है, किसी के लिए कहीं से स्टार्ट होती है, किसी के लिए कहीं से स्टार्ट होती है। पर जहां भी इन्होंने स्टार्ट किए तो वन से स्टार्ट करेंगे। और इसका वन और इसका वन में कितना डिफरेंस है, इसके वन में और डिफरेंस है, इसके वन में और डिफरेंस है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स के लिए, हिस्टोरियंस के लिए, सबके लिए मुश्किल है। उनको सबका टाइम पीरियड अलग से याद रखना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। जब हम दो देशों की हिस्ट्री को कंबाइंडली पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल है उसको गैदर कर पाना, उसको कंबाइंड नॉलेज ले पाना, उसके अंडरस्टैंडिंग को बहुत बेहतर तरीके से डेवलप कर पाना, ये बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो दोस्तों, इसके लिए क्या किया इन्होंने, इन्होंने कहा कि भाई यदि हम एक रेफरेंस पॉइंट बना ले, ठीक है, यदि हम कोई कहीं से एक रेफरेंस पॉइंट बना ले, ठीक है, जो जब जब तक सभी देशों की हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी थी, मान लेते हैं तो मैंने कंट्री बी की ये बताया, मान लेते हैं कंट्री सी भी है, डी भी है, ई भी है, इनकी हिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक यहाँ स्टार्ट हुई है। मान लेते हैं इस देश की हिस्ट्री जो है वो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुई है। और मान लेते हैं एक देश है जिसकी हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब आप सोचिए ना कि कौन सा ऐसा रेफरेंस पॉइंट है जहां पर सबकी हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, इसको हम मान लेते हैं, इसको क्या ले लिया हिस्टोरियंस ने, इसको ले लिया रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद के टाइम को बोला एडी, और इससे पहले के टाइम को बोला बीसी। ठीक है, मान लीजिए कोई घटना 5000 बीसी है, तो 5000 बीसी का मतलब क्या है, अभी एरा कौन सा चल रहा है, 2025, इसमें कितना जोड़ दिया, 5000। तो ये इंसिडेंट कितना पुराना है, तो ये घटना जो है वो लगभग लगभग 7000 साल पुरानी है। ठीक है, 7025, 7025। ठीक है, ऐसे हमें पता लग जाएगा। कोई घटना मान लीजिए जैसे इस केस में ये 600 बीसी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों, यहाँ पर कितना जमा कर देना है, 600। ये घटना कितनी पुरानी है, तो आज से लगभग 2600 ईयर्स पुरानी घटना है ये बीसी का कॉन्सेप्ट आप समझे, ये हमने क्यों लिया है, जिससे एक रेफरेंस पॉइंट हो जाए। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री सबकी अलग स्टार्ट हुई है। अब एक रेफरेंस पॉइंट होने की वजह से अब बहुत इजी है। अब इसका 1000 बीसी, इसका 1000 बीसी, इसका 1000 बीसी,
और इसका भी 1000 BC, सभी का क्या है, सेम है। जब हम 1000 BC की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं अगर 1000 BC यहां पर है तो सबका क्या है, सेम है। सबका क्या है, सबके सेम बात हो रही है, ठीक है। इससे बहुत इजी हो गया। अगर हम 1000 BC या कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं बीसी में, तो वो सबका सेम होगा। बट इससे पहले क्या था, बिल्कुल सही, इससे पहले जो है सबका सेम टाइम नहीं था, ठीक है। तो आई थिंक मैं आपको एडी, जीसस क्राइस्ट के बाद का टाइम, ठीक है, जो अभी क्या चल रहा है, अभी क्या है वो 2025, ठीक है। तो एडी का पीरियड और बीसी का पीरियड, ठीक है, एडी का पीरियड और बीसी का पीरियड। तो एडी का मतलब आप समझ गए, प्रेजेंट एरा, ये अभी का एरा चल रहा है। मान लीजिए बात हो रही है कि ये बात जो है वो है 500 500 एडी की, तो आप समझ गए ये कब की बात है, ये कॉमन एरा की बात है, ठीक है। ये अभी बिफोर आफ्टर क्राइस्ट की बात है ये, ओके। चलिए, तो अपनी बात पे वापस आ जाते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों यहां पे ना अब डिस्कशन शुरू करते हैं हम लोग। हमें पढ़ना क्या है, देखो दोस्तों, 600 BC से 600 AD, ये एक ऐसा टाइम था जहां पर भारत का कल्चर इवॉल्व हो रहा था। भारत में रिलीजन इवॉल्व हो रहे थे, लोगों की मेंटालिटी इवॉल्व इवॉल्व हो रही थी। भारत में एक पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हो रहा था, भारत में एक इकोनॉमिक सिस्टम इवॉल्व हो रहा था, भारत की एक सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी, उनकी मेंटालिटी इवॉल्व हो रही थी, ठीक है। ये एक टाइम था जब ना कल्चर, रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, सब अपने डेवलपमेंट के फेज में थी, यानी इवॉल्व हो रही थी अभी, ठीक है। अभी ओरिजिन हो रही थी, अभी पैदा हो रही थी और आगे बढ़ रही थी, ग्रेजुअली बहुत आगे बढ़ रही थी, ठीक है। ये वो टाइम था। तो यहां पर हम क्या क्या देखते हैं, 600 BC टू 600 AD, तो कितना पहले तो, क्योंकि मैंने अब आपको BC AD बता ही दिया है, तो ये कितने साल का इतिहास हुआ, तो आप समझ गए। 600 BC में 600 AD क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यस, 12,000। तो ये कितने सालों का इतिहास है, तो लगभग दोस्तों 12 सालों का इतिहास है। हमारा फोकस पॉइंट क्या रहेगा इसमें, हमें क्या समझना है, हमें दोस्तों यहाँ का सबसे पहले तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बोले तो दोस्तों हमें यहां पर किंग्स, ठीक है, उनकी किंग्स की क्रोनोलॉजी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट किंग्स हमें देखने हैं, उनकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी देखनी है, ठीक है। उसके बाद हम ओरिजिन ऑफ सोसाइटी देखेंगे, ओरिजिन ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे हम ओरिजिन ऑफ सोसाइटी देखेंगे और सोसाइटी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस मोमेंट से हम कह सकते हैं कि सोसाइटी इवॉल्व होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। हम लोग ये यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ग्रेजुअली 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 जो है वो कल्चर, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, ये क्या हुए, डेवलप्ड हुए। हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कोई रीति आई, उसका क्या रीजन है। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने सती प्रथा के बारे में सुना होगा। सती प्रथा क्या है, सती प्रथा के अंदर यदि मान लीजिए कोई राजा या कोई क्षत्रिय जिसकी युद्ध के दौरान या किसी भी परिस्थिति में समय से पहले डेथ हो जाती है, तो उनकी इसकी बीवी क्या कर लेगी, वो सती कर लेगी अपने आप को, मतलब वो उसकी चिता की आग में खुद भी कूद जाएगी या खुद भी अपने आप को सुसाइड कर लेगी, ठीक है, खुद भी अपने आप को
मार लेगी। अब ये व्यवस्था बहुत क्रूअल लग रही है, ठीक है। वो खुद नहीं जाएगी तो सोसाइटी उसको पुश करेगी। ठीक है। पुराने टाइम पे, अब आप सोचिए, आग में कूदना कितनी बड़ी बात है। कौन लेडी कर सकती है अपने आप को आग में कूदा सकता है? हम लोग हाथ नहीं लगा सकते हैं आग के अंदर। अपने आप को खुद पता होना, इतनी चेतना अपने आप में होना, उसके बाद भी आग में कूदना, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। तो लोग क्या किया करते थे उस दौरान कि बहुत बड़ी बड़ी ढोल, ना नकाशे, ताज, वो सब बजते थे बहुत तेजी से। और लोग जो है अपने हाथ में लकड़ियां जलाकर अपने हाथ में रखा करते थे, ठीक है। मोम, मतलब मोमबत्ती, मोम उसमें आगे लगाया, लकड़ियां बड़ी बड़ी रखा करते थे, और पीछे से बहुत तेज तेज ढोल बजते थे। तो मान लीजिए कोई लड़की यदि सती में अपने आप को नहीं करती थी, यानी चिता में अपने आप को नहीं कुदाती थी, तो लोग उसको डालते रहते थे, ठीक है, क्योंकि वो डंडे थे हाथ में, तो उससे उसको ढकेला करते थे उससे। और उस औरत की, उस महिला की चिल्लाने की आवाज ना आए, तो इस वजह से पीछे बहुत तेज 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 ढोल नगाड़े बज रहे होते थे। अब आप सोचिए, ये, आई नो, बहुत ज्यादा दिल दहलाने वाली चीज है ये बहुत इमेजिन भी कर पाना बहुत मुश्किल है, बट हमारे यहाँ परंपरा तो थी ना ये। हमारे यहाँ ये परंपरा हमने देखी है। हमने राजस्थान में जब राजपूत बहुत अपनी पीक पे थे, तो हमने ये परंपरा बहुत देखी है। अब आप बताइए, इस परंपरा के पीछे कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो रीजन होगा जो ये परंपरा का ओरिजिन हुआ। तो यस, इस परंपरा का कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे ये परंपरा ओरिजिन के बाद, क्या पता इसका लॉजिक डिफरेंट हो, उसके बाद शुरुआत में एक जरूरत रही होगी, उसके बाद ये जरूरत के बाद आदत बन गई होगी, उसके बाद ये कल्चर यानी परंपरा या ट्रेडिशन बन गया होगा, उसके बाद ये ब्लाइंडली फॉलो हो रहा होगा। आपको पता ही होगा कि ब्रिटिशर्स ने आके इस परंपरा को खत्म किया। तो ऐसी बहुत सारी जरूरतें होती हैं, जरूरतें, हम पहले किसी जरूरत की वजह से कोई प्रैक्टिस डेवलप करते हैं, वो आदत बन जाती है, उसके बाद वो कल्चर का पार्ट बन जाता है, ठीक है। कल्चर के बाद वो फिर रिलीजन का पार्ट बन जाता है, और उसके बाद तो वो कभी खत्म ही नहीं हो पाता है। इवन आप जाति व्यवस्था देख लीजिए, हम देखेंगे यहाँ पर कि जाति व्यवस्था का कैसे ओरिजिन हुआ है, ठीक है। कोई ना कोई लॉजिक तो है जाति व्यवस्था के ओरिजिन होने के पीछे। जाति व्यवस्था कैसे ओरिजिन हुई, उसका क्या लॉजिक था इनिशियली, कैसे वो लॉजिक जो है, पहले जो वो व्यवस्था जो है, पहले एक रूल, एक लॉ की तरह काम करती थी, कैसे जो है वो ट्रेडिशन का पार्ट बनी, कैसे वो कल्चर का पार्ट बनी है, ये हम देखेंगे। उसके बाद क्या उसमें छेड़खानी हुई, हम ये देखेंगे। और देखिए, आज भी ये व्यवस्था चल रही है, कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था आज भी आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको गांव देहात में, इवन शहरों में भी आपको तरीके बदल जाते हैं, पर जाति व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, ठीक है। गांव में तो आप जाएंगे तो सबसे पहले लोग आपको पूरा ऊपर से नीचे देखा, और उसके बाद पूछेंगे कहाँ से हो, पूरा नाम क्या है, ठीक है। वो कहीं से एक कोशिश करेंगे कि बस वो दिमाग में उनके बात आ जाए कि ये कौन है, जिससे आगे डिसाइड कर पाए कि कितनी रिस्पेक्ट इसको देनी है। उसके बाद आप चाहे कितने पढ़े लिखे हो, आप कुछ भी हो, वो अपने मन में रिस्पेक्ट उस हिसाब से ही देते हैं आपको। चलिए, तो ग्रेजुअली कल्चर ट्रेडिशन कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे ट्रेडिशंस डेवलप हुए, ठीक है। उसके बाद रिलीजन। देखिए दोस्तों, आज हम जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म, जिसको सनातन भी बोलते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, या अदर छोटे छोटे जो सेक्ट्स हैं, उनके पीछे कोई तो बैकिंग होगी, कहीं से तो ओरिजिन हुए होंगे। तो वो ओरिजिन कैसे हुए हम उसको देखेंगे। कैसे जो वो ओरिजिन है वो टाइम के साथ साथ एक रिजिड व्यवस्था बन गई, कैसे एक रिजिड सिस्टम बन गया, कैसे हम उसमें जो आज हम चीजें हिंदुइज्म में फॉलो कर रहे हैं या अदर रिलीजन में फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे पहले क्या लॉजिक था, अब वो हम क्यों कर रहे हैं, ये भी हमें इससे पता लगेगा। तो हमें यहाँ पर रिलीजन को देखना है। यहाँ पे हमें दोस्तों मेनली सोसाइटी के ना, सोसाइटी और सोसाइटी में डिफरेंट क्लास, डिफरेंट कास्ट एंड ग्रुप्स को भी देखना है दोस्तों। हमें हमें डिफरेंट कास्ट, क्लास एंड ग्रुप्स पे भी फोकस करना है। हमें देखना है कौन कौन सी कास्ट थी, कौन कौन सी क्लास थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
ब्राह्मण कैसे काम कर रहे थे, क्षत्रिय कैसे काम कर रहे थे, वैश्य कैसे काम कर रहे थे, शूद्र कैसे काम कर रहे थे, और कोई नई क्लास कास्ट का भी जन्म हुआ है। ऐसे भी लोग थे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुछ भी नहीं थे, तो उनके लिए भी कास्ट सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे काम के आधार पे, और भी थे, फार्मर्स थे, आर्टिजन्स हुआ करते थे, कष्टकार हुआ करते थे, ठीक है, लिखने का काम किया करते थे, मांस काटने का काम किया करते थे, लोहार का काम किया करते थे, गोल्ड स्मिथ का काम किया करते थे। उनका क्या स्टेटस था सोसाइटी में, वो कैसे चीजें कर रहे थे सोसाइटी के अंदर। फिर उसके बाद हम टाउन्स और सिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम टाउन सिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इमर्जिंग टाउन्स थे, कौन कौन से बड़ी बड़ी उस समय सिटीज थी, कैसे इमर्ज हुई, आज भी क्या वो सिटी चल रही है, कैसे उनका इमर्जेंस हुआ, हम लोग इसके बारे में भी आज बहुत ज्यादा फोकस रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम कुछ 600 BC टू 600 AD हम लोग कुछ थिंकर्स जो उस समय में आए, बाहर से ट्रैवलर्स जो उस समय पे आए, उस समय की पे क्या क्या पॉपुलर थिंकिंग थी, वो सब हम इसी में देखने वाले हैं। 600 BC टू 600 AD। तो मैंने 600 BC और AD का एक आपको थीम बताया कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम, राजाओं को देखना है, क्रोनोलॉजी देखनी है, हमें सोसाइटी कैसे ओरिजिन हो रही है हमें ये देखना है, हमें कल्चर को देखना है, रिलीजन को देखना है, सोसाइटी को देखना है, और टाउन सिटीज, शहर, कैसे शहरों का निर्माण हुआ। तो मैं आपको इसके लिए एक और बेटर व्यू देता हूं। इस सिलेबस मैंने थीम तो बता दिया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं मुझे डिस्कस इसमें करना क्या है। तो 600 BC टू 600 AD। तो देखिए दोस्तों, ऑल दो हमारा हमारी 600 BC जो है, जो पीरियड यहां पे स्टार्ट होता है, वो है वैदिक पीरियड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं ये बात कर रहा था कि ऑल दो 600 BC से जो एक्चुअली एरा स्टार्ट होता है, वो एरा तो है महाजनपद। महाजनपद, ये पीरियड स्टार्ट होता है, महाजनपद पीरियड स्टार्ट होता है। बट दोस्तों, अगर मैं आपको 600 BC से बताने लगूं और सिर्फ महाजनपद से बताने लगूं, तो ये जस्टिस नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोगों के साथ मैं जस्टिस डिलीवर नहीं करूंगा। देखिए, मैं भी जानता हूं कि 12th क्लास हिस्ट्री जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत बोरिंग लगती है, कहीं ना कहीं मुझे भी लगती थी। और मैं इसके पीछे रीजन देखता था कि टीचर्स ना सीधे एनसीईआरटी से पढ़ाते थे। एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है, बहुत ज्यादा, बट सीधे किसी बच्चे को दें जिसको सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है, जिसको हिस्ट्री सब्जेक्ट शायद अच्छा भी नहीं लगता है, उसको सीधे एनसीईआरटी से पढ़ाना एक अच्छा चॉइस नहीं है, एक बेटर चीज नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको टीचर्स ना आपके मन में वो, या आपके दिमाग में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, कहाँ से चीजें शुरू हो रही है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, मैं ना आपको ना सिर्फ एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं आपको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आज चीजें बताना चाहता हूं, कि ऐसे मैं आपको चीजें बता दूं कि आपको आने वाले टाइम तक भी ये बहुत ज्यादा क्लियर रहे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बेशक मुझे 600 BC टू 600 AD बात करनी है, बट मैं इसे पहले से शुरू करता हूं, मैं महाजनपद टाइम से भी पहले से चीजें शुरू करता हूं। अब देखो दोस्तों, अब आप लोगों को कहीं ना कहीं पता भी होगा कि वैसे तो ह्यूमन का ओरिजिन तो बहुत पहले हो गया था, और ह्यूमन की हिस्ट्री भी और बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। एक टाइम था, आप अभी के लिए थोड़ा सा मान के चलिए, एक टाइम था जब इंसान सिर्फ स्टोन्स पे डिपेंडेंट था। स्टोन पे डिपेंडेंट क्यों था? क्योंकि स्टोन के वेपन बनाता था, हथियार बनाता था। ठीक है,
और उस पीरियड को बोला जाता था स्टोन एज, क्योंकि उस पीरियड में वो इंसान जो था, आज हम मॉडर्न डे इंसान की तरह नहीं था, ठीक है, वो आप एक जानवर की तरह उसको मानिए, उसमें अभी थोड़ा सा ब्रेन आया है, ब्रेन भी बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं है, उसको यूज करना भी नहीं आता है। तो ये टाइम था जब वो सिर्फ क्या करता था, शिकार करता था, शिकार किया, खाया, बस। और शिकार करने के लिए उसके पास एक ही इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थे पत्थर। पत्थरों से वो बनाता था हथियार, वेपन, और उन वेपन से किया करता था हंटिंग, और फिर उस हंटिंग से वो अपने वो जो भी शिकार जानवर मारा उसको फिर उसकी अपनी गुफा में ले गया और महीनों तक खाया। ये इंसान की दिनचर्या थी, दैट्स इट। वो क्या किया करता था, शिकार किया करता था, और शिकार के लिए वेपन जरूरी थी और वेपन के लिए स्टोन जरूरी था। तो इस काल को, इस एज को ही क्या बोल दिया हमने, स्टोन एज। इस टाइम पे कोई आप फैंसी चीज मत समझना, इंसान को लैंग्वेज नहीं आती थी, ठीक है मतलब बहुत लंबे टाइम तक इसमें स्टोन एज में इंसान को लैंग्वेज नहीं आती थी, बहुत लंबे टाइम तक इंसान को में कोई इमोशंस नहीं थे, कोई फीलिंग्स नहीं थी, ग्रुप में नहीं रहता था इंसान बहुत लंबे टाइम तक। बहुत लंबे टाइम तक ये जो स्टोन एज था यहाँ पर आइस थी। बट धीरे धीरे दोस्तों स्टोन एज में कुछ परिवर्तन आए, ठीक है। उसके बाद इंसान को पहली बार ना एक मेटल मिला, मेटल था कॉपर। और इसके बाद अगला जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं चैल्कोलिथिक एज। इस पीरियड में इंसान को क्या मिल गया, इस पीरियड में इंसान को मिल गया कॉपर। इस पीरियड में इंसान को क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। कॉपर मिलने की वजह से अब जो हथियार बनेंगे वो ज्यादा पॉइंटेड होंगे, ज्यादा धार वाले होंगे, ठीक है, ज्यादा नुकीले होंगे, उससे शिकार करना और इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सॉरी, उसके बाद एक और पीरियड आया। हम्म, हम्म। उसके बाद एक और फेज आया जब ना इंसान को एक स्ट्रॉन्ग मेटल मिल गया, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल, और इसको बोलते हैं हम ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज, कांसा युग। यहां पे इंसान के पास ना अब ब्रॉन्ज क्या होता है दोस्तों, ब्रॉन्ज ना एक ऐसी धातु है जो दो धातुओं से, दो मेटल से मिलकर बनती है, कॉपर प्लस टिन। यहां पे ब्रॉन्ज एज। यहां पर दोस्तों इंसान के पास क्या आ गया, ब्रॉन्ज आ गया, एक और क्या आ गया, एक और सुपीरियर मेटल आ गया। अब आयरन नहीं मिला है अभी तक, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। ब्रॉन्ज एज। अब ये ब्रॉन्ज एज है ना दोस्तों, ये जो ब्रॉन्ज एज है, यहीं पर ही ना, प्लीज मैप के लिए माइंड मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस ब्रॉन्ज, अब क्या है दोस्तों, पूरे भारत में क्या है, ब्रॉन्ज आ गया। अब देखिए, एक ही टाइम जो भी लोग यहां से यहां तक रह रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कोई मान लीजिए व्यक्ति यहां रह रहा है, कोई मान लीजिए व्यक्ति यहां रह रहा है तो सबको एक ही टाइम पे ब्रॉन्ज मिल गया, और नहीं, ऐसा नहीं। बट लगभग सभी को मिल गया है इस ब्रॉन्ज एज में, इस टाइम में सबको ब्रॉन्ज लगभग मिल गया था। भारत के ज्यादातर पार्ट में ये एज शुरू हो गई थी, लोगों को मिल गया था। पर हो सकता है कि कोई पार्ट हो जो अभी भी चैल्कोलिथिक हो, कोई पार्ट हो जो अभी भी स्टोन पे ही हो, ऐसा भी हो सकता है। पर सॉरी, मेजरली पार्ट में ब्रॉन्ज आ चुका था। इसी दौरान ना दोस्तों, इसी दौरान दोस्तों, इसी दौरान दोस्तों भारत में एक पहली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। ये देखिए, ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये वाला, आप समझ रहे होगे, ये इंडिया, ये सॉरी मैंने थोड़ा इसमें इन्वॉल्व कर दिया, ये पाकिस्तान और थोड़ा सा अफगानिस्तान का भी इलाका। यहाँ पर क्या हुआ, भारत की पहली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, जिसको हम बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन।
हड़प्पा देखिए वैसे ब्रॉन्ज का ही पार्ट है, ब्रॉन्ज एज के टाइम में ही भारत की पहली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था। ये है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन। दुनिया की, ओ सॉरी दुनिया की नहीं, भारत की, भारत की पहली सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन। दुनिया की पहली सिविलाइजेशन कौन सी है दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दुनिया की पहली सिविलाइजेशन, सेकंड सिविलाइजेशन और थर्ड सिविलाइजेशन आप लोग प्लीज बताइएगा कमेंट करके। चलिए, तो दुनिया भारत की पहली सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन, यहीं पे जन्म हुआ इसका। ठीक है, यहीं पे जन्म हुआ और यहीं पर इस वाले पार्ट पे इसका जन्म हुआ। और इस वाले पार्ट में इस सिविलाइजेशन की कुछ खासियत ही थी दोस्तों। जैसे ये एक सिटी लाइफ थी यहाँ पर, यानी शहरी सिविलाइजेशन था। यहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा था। यहाँ पर ड्रेनेज बहुत अच्छा था दोस्तों, ड्रेनेज समझ रहे, पानी निकासी व्यवस्था वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, यहाँ के लोग क्या थे, यहाँ पे लोग ट्रेडर्स थे, यानी व्यापारी थे। ठीक है, यहाँ पे और बहुत सारी खासियत थी हड़प्पा की। दोस्तों हमें ना, ये दिख रहे हैं आप, मैंने आप लोगों को यहां से बताना डेवलप किया है, स्टोन एज, चैल्कोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, और फिर हम आए हैं किस पे, हड़प्पा पे। हड़प्पा कब से कब तक है? देखिए दोस्तों, बहुत आपको रफ रफ आइडियाज आपको बहुत सारी बुक्स में अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, पर मैं आपको एक आम जो इसको कंसिडर करते हैं एज को, तो वो है लगभग लगभग 2600 टू सॉरी 2600 टू अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँ 1900 अराउंड। ठीक है, एक बहुत रफ लिखा है मैंने, क्योंकि इसमें भी हम अर्ली हड़प्पन एज है, फिर मेच्योर हड़प्पन एज है, फिर लेटर हड़प्पन एज है, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर मैंने एक रफ आइडिया जो है 600 टू 1900, तो इसको हम टाइम कंसिडर करते ही हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों, हड़प्पा के बाद तो हमारा जो सिलेबस है एक्चुअली वो ब्रॉन्ज से या कहूँ हड़प्पा से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? हमें, आपकी बुक में तो वैसे हमें हड़प्पा से ही स्टार्ट करना है। हड़प्पा के बाद, हड़प्पा के बाद वैसे तो दोस्तों जो अगला एरा आता है उसको हम बोलते हैं वैदिक एरा, वैदिक एरा या वैदिक एज। ये कब से कब तक है दोस्तों? ये एरा है 1500 टू 600 बीसी, 1500 टू 600 बीसी, 1500 टू 1600 बीसी। लगभग लगभग कितना, तो लगभग लगभग 1000 साल का आपको इतिहास, 1100 साल का इतिहास जो है वो आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, वैदिक एज यहां पर दोस्तों दो भाग में सोसाइटी बढ़ जाती है, अर्ली एंड लेटर। बट अभी मेरा डिस्कशन का मोटिव ये वैदिक एज को समझाना नहीं है, बस ये बताना है कि हड़प्पा के बाद अब कुछ लोग आए बाहर से। कहां से? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया बोले तो रशिया के साउदर्न पार्ट से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस वाले पार्ट से भारत में कुछ लोग आए जिनको हमने बोला क्या? आर्यंस। जिनको हमने क्या बोला? इनको हमने बोला आर्यंस, आर्यन, या आर्य भी सुना होगा आपने। ठीक है, महाभारत में आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। चलिए, अगला है वैदिक एज। देखिए दोस्तों, ये जो वैदिक एज चैप्टर है ना, ये आपके सिलेबस में
इसके सोसाइटी वाला पार्ट है, ये चैप्टर आपके उसमें आएगा बट बहुत कम है, ठीक है। बट फॉर दी क्रोनोलॉजी हमें पता होना चाहिए कि हड़प्पा के बाद कौन है, आर्यंस भारत में आए। लगभग लगभग कितना टाइम रहे, 1000 1100 1200 साल जो है इन लोगों ने, ये लोग फिर भारत में रहे, ठीक है। फिर इन लोगों ने भारत को कैसे चलाया ये भी हमें देखना है, ठीक है। अब इस एरा में ना आप ऐसा समझ लीजिए, ये तो मैंने क्या बताया, यहां तो क्या था, सिटी लाइफ। ये सिटी लाइफ नहीं है। ये कैसे लोग थे, ये थे नोमैड्स। कैसे लोग थे ये नोमैड्स थे, घुमक्कड़ थे। पेस्टोरल इकोनॉमी थी, यहां से वहां घूमते रहते थे। मतलब मान लीजिए कैटल रखे हुए हैं, वो कैटल कभी यहाँ कभी वहां ले गए, उनको चराया, ग्रेजिंग कराया, एक जगह खत्म हो गई दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए, चौथी जगह चले गए। तो इस एरा को हमने दो पार्ट में बांटा, अर्ली, हमने इसको दो पार्ट में बांटा, अर्ली एंड लेटर। अर्ली में क्या था, अर्ली में दोस्तों इनको हम, क्योंकि मैंने अभी जैसा इनके बारे में आपको बताया, इनकी खासियत क्या थी कि ये लोग जो थे, ये जो सेंट्रल एशिया से लोग आए, ये लोग पेस्टोरल थे, ये लोग घुमक्कड़ थे। ये लोग बहुत ज्यादा, जैसे हड़प्पन लोग जो थे वो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे, नहीं ये लोग नहीं थे। ये लोग तो घुमक्कड़ थे, ये लोग तो बहुत ज्यादा वाइल्ड थे, अग्रेसिव थे, लड़ाकू प्रजाति के थे। ये लोग मार्शल्स थे। ये एग्रीकल्चर नहीं करते थे, ये ट्रेड नहीं करते थे, ये कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग क्या है, बस मवेशी, इनके पास अपने जानवर हैं, उनको चराया, उनसे दूध मिला, उनका मांस, बस जीवन यापन हो रहा है। एग्रीकल्चर नहीं करेंगे कोई किसी प्रकार का। तो ये लोग ना, अर्ली वैदिक में इन लोगों को कहा जाता था जन। जन या जना भी लिख सकते हैं आप लोग। जन क्यों, ये लोग रहा करते थे ग्रुप, ग्रुप में, तो इस वजह से इनको बोलते थे जन। जन मतलब, जन का मतलब क्या है, द ग्रुप ऑफ पीपल। जन का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये लोग ना एक साथ रहा करते थे, ठीक है। एक साथ मतलब एक ग्रुप में है, सबके पास अपने अपने मवेशी हैं, अपने अपने कैटल हैं, उनको चराया, कुछ एक 6 महीना साल भर रहे। जब उस एरिया की ग्रीनरी खत्म हो गई तो अब कहीं और चले गए, ग्रुप में ही चले गए। फिर वहां रहे कुछ समय, वहां की ग्रीनरी खत्म हो गई, कुछ और कहीं और जगह मूव कर गए, ग्रुप में ही। तो ये लोग क्या थे, घुमक्कड़ थे, नोमैड्स थे। बट लेटर वैदिक के अंदर ना एक बहुत बड़ी इनोवेशन हो गई, बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई। क्या मिल गया यहाँ पर लोगों को, इनको आयरन मिल गया यहाँ पर। और आयरन मिलने से सब चेंज हो गया। आयरन ने पूरी दुनिया को, या भारत को तो मैं बोलूंगा बदल ही दिया। एग्रीकल्चर करने लगे अब ये यहाँ पर लेटर वैदिक में क्या करने लगे, एग्रीकल्चर। अब ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर इससे पहले नहीं होता था। मैं आपको सच बताऊं, एग्रीकल्चर जो है वो स्टोन एज में स्टार्ट हो गया था। स्टोन एज को ना हम तीन पार्ट में बांट देते हैं। स्टोन एज को हम तीन पार्ट में बांट देते हैं, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, दूसरी है मीजोलिथिक, और तीसरी है नियोलिथिक। तो एक्चुअली ना एग्रीकल्चर दोस्तों आपको एग्जाम में आने के चांस होते हैं। ये एग्रीकल्चर कब आ गया था, लगभग लगभग नियोलिथिक एरा में एग्रीकल्चर आ गया था। कितना पुराना टाइम है ये, तो ये दोस्तों होगा लगभग लगभग 7000, ठीक है। इतना पुराना टाइम होगा ये, आराम से इतना बहुत पुराना टाइम है ये। तो न्यूलिथिक एरा के अंदर ये सब आ चुका था। तो दोस्तों दोबारा आ जाते हैं। तो लेकिन आप समझ रहे हैं, एग्रीकल्चर आ तो गया है पर परफॉर्म नहीं कर सकते ना बहुत ज्यादा, उसको एक कल्चर नहीं बना सकते ना। एग्रीकल्चर वर्ड है ना, कल्चर नहीं बना सकते ना, उसको एक हैबिट नहीं बना सकते ना, उस पर जीवन यापन नहीं हो सकता अब। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर को करने के लिए क्या चाहिए, आपको गहरा गड्ढा खोदना है। पत्थर से, कॉपर से आप ज्यादा गहरा गड्ढा खोद सकते हो, नहीं खोद सकते। यहां पर क्या मिला, आयरन। आयरन ने एग्रीकल्चर को क्या बना दिया, बहुत आसान। एग्रीकल्चर को आसान बनाने के पीछे एक और रीजन भी है दोस्तों, कि मैं यहां से ये जन वर्ड थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं। यहाँ पे लोग क्या थे, यहाँ पे लोग थे जन। दोस्तों ये मैप बहुत थोड़ा सा ही बनाना चाहता हूं यहाँ पर, और आप तक बस ये विजिबल हो। अर्ली वैदिक के अंदर ना, अर्ली वैदिक के अंदर, अर्ली वैदिक के अंदर ये जो आर्य थे, ये शुरुआत में इस पार्ट पे आए।
और मतलब ये भी भारत का ही पार्ट है, पाकिस्तान बेशक अभी बना है 1947 में भाई। और लेटर वैदिक में ये लोग ना इस तरफ शिफ्ट हुए। यहां पर ये कौन सा पीरियड था? ये था अर्ली वैदिक, अर्ली। और ये कौन सा था? ये था लेटर। अर्ली वैदिक में ये लोग यहाँ रहते थे और लेटर में यहाँ। तो अर्ली वैदिक में ना इन लोगों के पास आयरन नहीं था, एग्रीकल्चर नहीं कर पाते थे। पर लेटर वैदिक में क्या आ गया? आयरन आ गया। ये इस पूरे लेटर, ये जो रीजन है इसे बोलते हैं गंगा का रीजन। यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट थे। लोहा आने से क्या हुआ? फॉरेस्ट काटना इजी हो गया। और उसी फॉरेस्ट पे बाद में, क्योंकि बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है, वहीं पर क्या उगा लिया? एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अपनी बात पे वापस आ जाता हूं मैं। तो लेटर वैदिक में ये लोग क्या क्या कहलाते थे? जनपद। जनपद का मतलब क्या है दोस्तों? ग्रुप में तो रह रहे हैं, साथ में क्या हो गए? या पद मतलब पैर, ये क्या हो गए? एक जगह ही आ गए। मतलब ये लोग इन्होंने अब अपना एक रेसिडेंट भी बना लिया है। ठीक है, अब ये एक जगह टिक कर रहना भी शुरू कर दिया। जनपद का मतलब ये है कि अब ये एक जगह टिक कर रहना भी शुरू कर दिया इन्होंने, ये रेसिडेंट भी इन्होंने बना लिया है। उसके बाद अगला पीरियड जो है वो कौन सा है? अगला पीरियड है वो है महाजनपद। महाजनपद, जन, जनपद, महाजनपद। अब दोस्तों यहां पे महा का मतलब क्या है? महा का मतलब है सिटी, या बड़ी बड़े शहर, ग्रेट सिटीज। और जन का मतलब तो आप ऑलरेडी जानते हैं। हाँ, जन का मतलब क्या है? जन का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। और पद का मतलब क्या है? परमानेंट रेसिडेंस। अब ये लोग क्या हो गए? एक जगह टिक कर रहने लगे। इस एरा में, इस काल में लोगों ने क्या किया? एक जगह टिक कर रहना शुरू किया। ठीक है, और इस समय पे लोग ग्रुप में रहते थे। एक बहुत बड़ा ग्रुप यहां पर रह रहा है, एक बहुत बड़ा ग्रुप यहां पर रह रहा है, एक बहुत बड़ा ग्रुप यहां रह रहा है, एक बहुत बड़ा ग्रुप यहां रह रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये एक क्या है? ये एक महाजनपद है, ये एक महाजनपद है, ये एक महाजनपद है, ये एक महाजनपद है, ये एक महाजनपद है। क्योंकि जनपद क्या था? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल रिजाइडिंग एट अ प्लेस। महा क्या है? ग्रेट, बड़ा। तो एक बड़ा शहर जहां पर लोग क्या है? एक जगह टिक कर रह रहे हैं। यही तो वो महाजनपद का मतलब। एक बड़ा शहर, अ बिग सिटी वेयर पीपल इज इन द ग्रुप लिविंग एट अ प्लेस, महाजनपद। तो भारत में ऐसे उस समय पर 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद। कितने थे? 16 थे। कुछ नाम मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, गंधार, मगध, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत 16 महाजनपद थे लगभग। अगर आप बोले तो मैं आपकी इसमें आप फोटो इसमें जरूर ऐड कर दूंगा 16 महाजनपद की। तो ऐसे भारत में 16 महाजनपद हुए। इन 16 महाजनपदों की कोई खासियत? दोस्तों यहां पर क्या हुआ करता था? अब किंग हुआ करता था, राजा। यहां से क्या शुरुआत हुआ? किंगशिप यहीं से स्टार्ट हुई है दोस्तों, महाजनपद से। आप बोलेंगे ये अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में यहां राजा नहीं था, हड़प्पा में राजा नहीं था? दोस्तों हड़प्पा में शायद था, शायद नहीं था, कुछ नहीं कह सकते। अर्ली वैदिक में जन पीरियड में राजा था। दोस्तों राजा तो नहीं था, ये अपने में से किसी को चीफ मान लेते थे और वो क्या करता था? सिक्योरिटी करता था। लेटर में क्या था? वो जो चीफ था, अब वो अपने आप को राजन कहलावाने लगा और उसके पास कुछ पावर आ गई। बट द राजन इज नॉट लाइक दैट। इसके पास बहुत पावर है, ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, जो आप राजा का मतलब समझते हैं ना, यहां पर वो बन गया। यहां पर तो सिर्फ राजन था वो। तो ये था 16 महाजनपद।
तो अपनी इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। अपनी इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो हम तो हम महाजनपद पे थे। महाजनपद से अगला पीरियड जो है उसे बोलते हैं हम मगध एम्पायर। मगध एम्पायर। अगला हमें क्या पढ़ना है, यह भी सिलेबस का डिस्कशन है, बट मैं सिलेबस का डिस्कशन इतना डेप्थ में करा रहा हूं कि आपको जब आप ये पढ़ोगे, एक बात आप ये सिलेबस का एनालिसिस देख लोगे, उसके बाद आप मुझसे पढ़ोगे, आपको मैं सच बता रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप किसी तरीके से ये सिलेबस वाला जो पार्ट है ना, उससे सरवाइव कर लीजिए। उसके बाद आपको ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत आसान लगेंगी। जब हम इसके एक्चुअली जब डिस्कशन स्टार्ट होगा, जब चैप्टर स्टार्ट होंगे, वो बहुत ईजी होने वाला है। तो हम आ गए मगध एम्पायर पे। अब ये जो 16 महाजनपद थे ना दोस्तों, उसमें से याद है मैंने एक मगध भी बताया था। मगध भी क्या था, महाजनपद। इस मगध महाजनपद ने बाकी सभी 15 महाजनपद को भी क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अपनी टेरिटरी को क्या कर लिया, बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर लिया। और फाइनली मगध क्या बन गया, एम्पायर बन गया। एम्पायर वर्ड आपने सुना होगा, डायनेस्टी वर्ड आपने सुना होगा, सल्तनत वर्ड आपने सुना होगा। एम्पायर का मतलब ये समझ लीजिए अ ग्रेट पावर। ठीक है, उस समय एक ग्रेट पावर है जिनकी अपने एरिया में फुल सुपरमेसी है, सॉवरेनिटी है, एंड नो वन कैन चैलेंज देम एट दैट एरिया। ये इसका मतलब क्या है, एम्पायर। ठीक है। सल्तनत क्या होता है, सल्तनत मतलब किसी के द्वारा दी गई जागीर हो। आपको किसी ने ये एरिया दे रखा है राज करने के लिए। यू आर नॉट अ ऑनर, यू आर नॉट अ किंग, ये आपकी सल्तनत है। ठीक है, आप इसमें राज कर रहे हो, बट इट इज नॉट यू। सुप्रीम पावर कोई और है। सल्तनत का मतलब ये होता है। और डायनेस्टी, बाकी मैं जो दिल्ली सल्तनत जैसे चैप्टर डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से बताऊंगा, नहीं भी समझ में आया तो इट्स ओके। और डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब आप समझ लीजिए वंश, परिवार। अभी इस वंश के लोग राज कर रहे हैं, परिवार के लोग, फिर दूसरे परिवार के लोग राज कर रहे हैं, फिर दूसरे, तीसरे, फिर चौथे। जैसे मगध एम्पायर में भी ना बहुत सारी डायनेस्टीज हैं। मगध एम्पायर में भी ना बहुत सारी डायनेस्टीज है। जैसे कौन कौन सी है, जैसे जैसे हर्यंका। हर्यंका, इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट राजा आप लोगों को बता रहा हूँ। हर्यंका डायनेस्टी, हर्यंका यानी वंश। इससे कौन राजा थे, मगध एम्पायर के सबसे पहले राजा हैं बिंबिसार। बिंबिसार। ठीक है। फिर आप सुनोगे अजात शत्रु। उसके बाद एक और डायनेस्टी है, एक और डायनेस्टी है शिशुनाग। शिशुनाग। उसके बाद एक और डायनेस्टी है जिसका नाम है नंदा। उसके जिसका नाम है नंदा। और नंदा डायनेस्टी के आखिरी राजा थे, या मगध के भी कह लूं आखिरी राजा थे, जिनका नाम था धनानंद। 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 मगध एम्पायर शुरुआत कहां से होती है, पहले राजा कौन है इसके, ये है फर्स्ट और ये है लास्ट। मगध के बाद अगला एम्पायर हम कौन सा पढ़ेंगे, मगध के बाद अगला एम्पायर हम पढ़ेंगे मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर में कुछ इंपॉर्टेंट राजा दोस्तों, मौर्य एम्पायर के ये लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट राजा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। शुरुआत किसने की इसकी, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार नाम का एक राजा था, मतलब इसका बेटा ही था वैसे, बिंदुसार। उसके बाद अगला राजा कौन था, आपने सुना होगा द अशोका द ग्रेट। अशोक जो था मौर्य एम्पायर से था, बहुत ग्रेट राजा था दोस्तों ये। ग्रेटनेस सी दोस्तों, आपने वर्ड सुना होगा हिस्ट्री में, हम दो राजाओं को हमेशा ग्रेट बोलते हैं। एक आपने अशोक द ग्रेट का नाम सुना होगा, और दूसरा राजा शायद आपने अकबर को सुना होगा। ये ग्रेटनेस का मतलब यहां पर क्या है, देखिए दोस्तों, ग्रेटनेस का मतलब है किसका कितना बड़ा एम्पायर था, वो राजा कितना लिबरल था, कितनी एक्सेप्टेंस थी उसके टाइम पे। लोगों, डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट रिलीजन के जो लोग थे,
उनको रहने में कोई समस्या तो नहीं थी? क्या वो भी अपना जीवन तरीके से यापन कर सकते थे? उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा था, पॉलिसीज कितनी अच्छी थी, क्या किसी धर्म के प्रति हेट्रेड तो नहीं थी? ये सब चीजें किसी राजा को क्या बनाती है, ग्रेट बनाती है। कितना बड़ा एम्पायर है, कितना खुशहाल है, प्रॉस्पेरस है, कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, कितना राजा या सोसाइटी लिबरल है, कितने जो डिफरेंट आइडियोलॉजी या डिफरेंट धर्मों के जो लोग हैं उनकी कोऑपरेटिव या पीसफुल एग्जिस्टेंस हो सकती है। ये किसी राजा को ग्रेट बनाती है। जनरली राजा क्या करते हैं, अपनी जो आइडियोलॉजी होती है उसको सुप्रीम रखते हैं, और बाकी जो जो उस आइडियोलॉजी उस धर्म को फॉलो नहीं करते उनके साथ भेदभाव करते हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन अकबर ग्रेट और अशोक ग्रेट क्यों है? अशोक बुद्धिस्ट थे पर कभी नहीं बोला बुद्धिज्म अपनाओ। अकबर जो है मुस्लिम थे पर कभी नहीं बोला इस्लाम अपनाओ। बल्कि अलग अलग धर्मों को क्या करते थे, कोशिश करते थे जानने की, अकबर। ठीक है, और उन आइडियाज को फ्लरिश करने का भी काम किया। चलिए, तो ये कुछ राजा हैं, कहाँ, किसके, मौर्य के। आखिरी राजा होते हैं मौर्य के जिनका नाम होता है बृहद्रथ। बृहद्रथ, ठीक है। उसके बाद अगला एरा है जो है उसे हम बोलते हैं पोस्ट मौर्यन, पोस्ट मौर्यन एरा। ठीक है, उत्तर मौर्य काल। ठीक है, मौर्य के बाद के टाइम। इसमें दोस्तों आपको चलिए, और गंदा बन गया। चलिए, तो दोस्तों पोस्ट मौर्य में जैसे आपने मौर्य में देखा, मगध में देखा, लगभग पूरे भारत में एक ही राजा राज करता है। पोस्ट मौर्य में चीजें बदल जाएंगी। इट इज नॉट अ, यहाँ पे कोई भी एम्पायर नहीं होगा, कोई एम्पायर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो बृहद्रथ था ना, वो इस एरिया तक सीमित हो गया था। बाद में अशोक का एम्पायर बेशक बहुत बड़ा था, पर बाद अशोक के बाद जो किंग्स थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो उनका एम्पायर यहीं तक ही सीमित हो गया। तो बृहद्रथ ने, जो बृहद्रथ था उसका एम्पायर यहां तक सीमित हो गया। और बृहद्रथ इतना कमजोर राजा, मान लीजिए आपके, इसका खुद का कमांडर जो है, खुद का कमांडर जो है वो इसको मार देता है बृहद्रथ को, और इसका नाम होता है पुष्य मित्र शुंग। तो यहां पे कौन होते हैं, यहां पे राज कर रहे होते हैं शुंग। यहां पे राज कौन कर रहे होते हैं, सातवाहन। सातवाहन। बाहर से कौन आ गए, अटैकर्स आ गए बहुत सारे। ठीक है, इंडो ग्रीक, ये सब आपके में उतना ज्यादा नहीं है, आप बेशक इसको ना भी कवर लिखो या ना भी कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्थियंस, शका, ये कहाँ से आए थे, ईरान इराक से लोग आए थे। वाइल्ड थे बहुत ज्यादा, ये बारबरिक थे। और कुषाण, आपने कुषाण जरूर पढ़ना है थोड़ा। और डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट डिफरेंट जो राजा थे वो, या डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी थी वो राज कर रही थी, पर कोई एक पावर नहीं है जो पूरे भारत को क्या कर सके, संभाल सके। ठीक है, उसके बाद पोस्ट पोस्ट मौर्य के बाद अगला, पोस्ट मौर्य के बाद, पोस्ट मौर्य के बाद अगला पीरियड आता है, इसको हम बोलते हैं गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर। दोस्तों अभी मैंने आपको एक, हाँ, मैंने भी बताया था ना कुषाण। कुषाण जो डायनेस्टी थी, यहां पर एक आदमी था जो इनके फ्यूडल का काम करता था, मतलब इनके लिए टैक्स इकट्ठा करता था। ठीक है,
इनके लिए टैक्स इकट्ठा करता था। एक आदमी था, ठीक है, एक आदमी था जो कुषाणों के लिए टैक्स इकट्ठा करता था, और बाद में वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है, और वही होता है गुप्ता एम्पायर का फाउंडर। नाम क्या है उसका? नाम क्या है उस आदमी का? उसका आदमी का नाम है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। तो गुप्ता एम्पायर के पहले राजा श्रीगुप्त रहे। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच। घटोत्कच। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त वो नहीं है, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है। उसके बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। उसके बाद रामगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड। उसके बाद अ, उसके बाद कुमारगुप्त। और लास्ट होते हैं स्कंदगुप्त। दोस्तों परेशान मत होइए, ये सब याद नहीं करने हैं आपको, ये मैंने अपनी नॉलेज फ्लॉन्ट करने के लिए लिख दिया है बस। ये आपको इतने याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं खुद देखना चाह रहा था, मुझे याद है नहीं सारे। आपको बस इसमें से हमें समुद्रगुप्त देखेंगे बहुत थोड़ा सा। समुद्रगुप्त पे मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा। मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन चंद्रगुप्त पे करूंगा, और बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा थोड़ा होगा, एक एक दो दो लाइन का, समझ रहे हैं आप लोग, इतना ही होगा, कुमारगुप्त पे करूंगा। तो ये था गुप्ता एम्पायर। तो क्या आ गया? गुप्ता एम्पायर आ गया। यही वो टाइम था दोस्तों जब आपने सुना होगा कालिदास। आपने सुना होगा कालिदास के बारे में, आपने सुना होगा पतंजलि के बारे में, आपने शंकु के बारे में सुना होगा। भैया बहुत सारे वरामिहिर, बहुत सारे रत्नों के बारे में आपने सुना होगा। वो इसी टाइम के थे दोस्तों, आर्यभट्टा इसी टाइम के थे, चंद्रगुप्त टू के जो थे वो कोर्ट पोएट थे। तो इनके बारे में हम लोग उस दौरान डिस्कशन करेंगे। गुप्ता एम्पायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट, कल्चर एंड रिलीजन। गुप्ता एम्पायर फाइनली आखिरी राजा स्कंदगुप्त के बाद खत्म ही हो गया, और फिर अगला पीरियड जो है उसे हम बोलते हैं पोस्ट गुप्ता एज या पीरियड। अब यहां भी देख लेते हैं। अब पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या हुआ दोस्तों? गुप्ता खत्म हो गए। गुप्ता बाद में बड़े वीक हो गए थे। इनके ऊपर फॉरेन इतने अटैक्स हुए, इतने अलग अलग लोगों ने, या याद है जो मैं बता रहा था, ईरान से कुछ लोग आए थे, वाइल्ड बारबरिक, ऐसे ही ईरान इराक से लोग आए जिन्होंने इतने अटैक्स किए कि गुप्ता जो थे वो बहुत ज्यादा वीक होते चले गए थे। अब क्या होता है? अब भारत के अंदर बहुत सारे ना छोटे छोटे फ्यूडल्स का जन्म हो गया। फ्यूडल एक तरीके से जमींदार। असल में ना ये जो राजा देख रहे हैं आप, समुद्रगुप्त, इसने और सातवाहनों ने, अभी आप इसी के समझिए, इसने ना एक परंपरा को जन्म दिया। समुद्रगुप्त ने किसी भी जगह को जीता, और जीतने के बाद उस आदमी को वो जगह वापस कर दी। मतलब किसी राजा से लड़ाई की, वो जगह जीती, वो वापस कर दी, और कहा कि भाई अब तू मेरे अंडर काम करेगा, ठीक है, तेरे को ये जगह वापस दे दी, पर मुझे अब इसके बदले क्या देगा? टैक्स देगा, ठीक है। और क्या करते थे, मान लीजिए किसी से खुश हो गए तो इतने गांव इनाम में दे दिए, इतना ये इनाम में दे दिया, आपने सुना भी होगा, ऐसे इनाम में दे दिया। अब क्या हुआ कि जो जिन लोगों को इनाम में मिल रहा था, या जिन लोगों को हराने के बाद राजा उन्हीं को काम पे रख ले रहा है, एक तरीके से अपना एम्प्लॉय बना ले रहा है, बाद में ये लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि मान लीजिए अब इतना बड़ा लैंड है, इतनी बड़ी पार्ट है, तो अपना डोमिनेंस भी तो दिखाएंगे। तो पोस्ट गुप्ता एरा में क्या हुआ, ये जो फ्यूडल थे, इसको फ्यूडलरी पीरियड भी बोलते हैं, तो ये फ्यूडल्स जो थे अपने डोमिनेंस दिखाने लगे। जैसे यहाँ पर कुछ फ्यूडल था,
एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, यहाँ पर था। जैसे यहाँ पर थे भूतीज, ये है थानेश्वर का इलाका भूती। यहाँ पर थे गॉड, गॉडाज बोलते हैं इनको। यहाँ पर था मैत्रक, और ये थे मालवा का, मालवा। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर ना स्टोरी में हीरो है एक भूती, बस। अपने को यहाँ पे कुछ नहीं देखना, भूती को देखना है बस। अपने को देखना भी क्या है, आप ये समझ लीजिए, ये जो भूती है ना, यहीं से एक, यहीं से एक बहुत बड़े राजा का जन्म हुआ, उसका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन किसके थे? भूती डायनेस्टी के थे। ठीक है। हर्षवर्धन किसके थे? भूती डायनेस्टी के थे। ठीक है। और हर्षवर्धन ने इनको हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन ने ये पार्ट जीत लिया, ये पार्ट जीत लिया, ये पार्ट जीत लिया, ये पार्ट जीत लिया। और आप ऐसा समझ लीजिए, इतना पार्ट किसने जीत लिया? हर्षवर्धन ने जीत लिया था। ये पूरा जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, ये किसका हो गया? हर्ष का एम्पायर हो गया। ये नॉर्दर्न पार्ट किसका हो गया? हर्ष का एम्पायर हो गया। ठीक है। इसको बोलते हैं पोस्ट गुप्ता एरा। और उसके बाद अगला है हर्ष पीरियड, यही जो हर्षवर्धन बताया, हर्षा पीरियड। और हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है 647 में दोस्तों। 647 में हर्षा की डेथ हो जाती है। और हमारी जो पहली थीम थी एंशिएंट इंडिया की, याद है आपको? 600 बीसी टू 600 एडी, वो हमने पूरी उसकी पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी जो है वो देख ली है हम लोगों ने देखी दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने और हम कहाँ तक आ चुके हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था दोस्तों? हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टोन एज से। स्टोन एज, स्टोन एज के बाद कहाँ गए हम यस, चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक के बाद कहाँ गए हम? ब्रॉन्ज। यस, हड़प्पा एज भी, हड़प्पा सिविलाइजेशन का जन्म यहीं पे हुआ। ब्रॉन्ज के बाद हम कहाँ गए? वैदिक पे, वैदिक एज पे। वैदिक एज पे के बाद कहाँ गए हम? महाजनपद। कितने महाजनपद? महाजनपद कितने? 16। उसके बाद हम किस पे गए? उसके बाद हम आए मगध एम्पायर पे। मगध एम्पायर, मगध एम्पायर पे। मगध एम्पायर के बाद हम यस मौर्य एम्पायर। आप लोग सही सेंस लगा रहे हैं, मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के बाद हम कहाँ आ जाते हैं? पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य। उसके बाद हम पोस्ट मौर्य के बाद कहाँ आ जाते हैं? पोस्ट मौर्य के बाद हम आ जाते हैं, बिल्कुल सही, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर। और गुप्ता के बाद हम किस पे आ जाते हैं? पोस्ट गुप्ता। और पोस्ट गुप्ता के बाद किस पे आ गए? हर्ष पे। जो दोस्तों हमारी एंशंट हिस्ट्री है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें कहाँ से पढ़नी है? हमें यहां से शुरू करनी है। और हमें ये पूरा पार्ट जो है वो देखना है। देखिए, कुछ चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस कम है, कुछ की ज्यादा है, कुछ ज्यादा बहुत ही ब्रीफ में दिए हुए हैं, कुछ ओवर एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं। वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मुझे कैसे एक्सप्लेन करना है, बट मुझे बताना तो सबके बारे में है ना। आपको क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। उसके बाद हम इवन पोस्ट गुप्ता का भी कुछ पार्ट देखेंगे और थोड़ा सा हर्षवर्धन देखेंगे। बहुत थोड़ा सा हर्षवर्धन देखना है हमें। ठीक है। एकदम इग्नोरेंट, मतलब नाम ही बताना है, समझ लीजिए। ठीक है। यहां से क्या हो गया? यहां तक है एंशंट। ठीक है। चलिए, उसके बाद याद है दोस्तों, हमने यहां से शुरू किया था, हमने पॉलिटिक्स देख लिया, फिर सोसाइटी वाला पार्ट हम उसी दौरान देखेंगे। ठीक है। फिर हम
कल्चर कैसे डेवलप हुए, रिलीजन कैसे कैसे डेवलप हुए, कैसे कैसे सोसाइटी डेवलप हुई। जैसे एक चीज तो मैं ऐड करना जरूर चाहूंगा, ये जो काल था ना महाजनपद वाला, इसी टाइम पे ना भारत में दो रिलीजन जो है वो, हाँ, ये जो काल था ना महाजनपद वाला, इसी टाइम पे ना दो धर्म भी भारत में एग्जिस्टेंस में आए, बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म ये इसी टाइम के हैं, महाजनपद। या वैसे देखो एकदम एग्जैक्ट इसी टाइम के नहीं है, पर आप इसी टाइम का मानिए, महाजनपद एरा के हैं ये, ठीक है। ये महाजनपद एरा के हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो हमने रिलीजियस वाला कंटेक्स्ट भी देखा, मतलब देखेंगे आगे। हमने थोड़ा टाउन सिटी का भी देखा, कहाँ से ओरिजिन हुई, डिफरेंट कास्ट क्लास जो है वो भी देखिए दोस्तों, ये जो वैदिक पीरियड था ना, यहीं पे ही क्या आया था, इस वैदिक पीरियड में ही जन्म हुआ था किसका, वर्ण सिस्टम का। ये मैंने लिखवाया नहीं है, ये सब मैं बाद में आपको बताऊंगा, वर्ण सिस्टम क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या है, फिर कास्ट कैसे एग्जिस्टेंस में आई। आप ऐसे समझ लीजिए वैदिक एज से ही शुरू हुआ है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं किस पे, 600 टू 750 वाला जो पीरियड है। अब इस पीरियड पे हमें फोकस करना चाहिए दोस्तों। 600 टू 750 का जो पीरियड है, बिल्कुल सही, यहां से क्या शुरू होने वाला है, मिडिवल। हर्षवर्धन की डेथ के बाद लगभग मिडिवल स्टार्ट हो जाता है। वैसे मिडिवल मध्य भारत की शुरुआत हम तब से मानते हैं जब पहली बार भारत पे एक फॉरेन अटैकर, एक मुस्लिम अटैकर अटैक करता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। चलिए मैं ये स्टोरी इसमें जरूर कवर करूंगा। तो देखिए इसमें भी हम क्या देखने की कोशिश करेंगे, इस एरा में ना हम पॉलिटिकल जो सिस्टम है, यानी ऐसा मान लीजिए आप, हाँ इस एरा में हम लोग, ओ, जी, इस एरा में ना हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको उतना नहीं देखते हैं। इस एरा में हम लोग ना सोसाइटी के जो चेंजेस आते हैं उनको बहुत नोटिस करते हैं। इस एरा में हम सोसाइटी के जो चेंजेस है ना उसको बहुत नोटिस करते हैं। इस एरा में हम सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं विद डिफरेंट एंगल्स। जैसे हम सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं ट्रैवलर्स की नज़र से, ट्रैवलर्स जो भी आए, ठीक है, इस टाइम पे जो जो राइटिंग्स लिखी गई, इस टाइम पे हम देखते हैं सोसाइटी में क्या परिवर्तन आया। क्योंकि देख रहे हो दोस्तों, मैंने जैसा बताया इस पार्ट पे, इस समय पे भारत में कौन आ गए थे, मुस्लिम। और भारत की पॉलिटिक्स पे अब मुस्लिम्स ही रहेंगे, आपको आपको अब मुस्लिम्स ही जनरली देखने को मिलेंगे। तो उससे सोसाइटी पे क्या अंतर आया, डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवलर्स ने क्या बोला। और इवन सोसाइटी में चेंज नहीं आया दोस्तों, रिलीजन में भी चेंज आया। रिलीजन में भी चेंज आया। अब क्या आया रिलीजन में चेंज, तो दोस्तों इससे पहले तक भारत में जो रिलीजन था मोस्ट पॉपुलर वो था बुद्धिज्म। वैदिक रिलीजन उतना पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि उसके कुछ लूप होल से, कुछ उसकी शॉर्ट कमिंग्स थी। जैसे वर्ण सिस्टम, जो ब्राह्मण है सबसे ऊपर, क्षत्रिय उसके बाद, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और शूद्र के पास कुछ जातियां भी होंगी। अब जो शूद्र और अन्य जातियां हैं उनको सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वैश्य को भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है आदमी क्या करेगा, वो दूसरा रिलीजन ज्वाइन कर लेगा। तो उस समय पे बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर था, बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर था, बहुत ज्यादा। पर इस समय पे मैं बता ही रहा हूँ रिलीजन में चेंज, इस समय पे क्या हुआ, बुद्धिज्म डिक्लाइन कर रहा था और रिवाइवल होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। रिवाइवल ऑफ क्या होता है, हिंदुइज्म होता है। रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म कैसे होता है, हाँ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म होता है। कुछ ऐसे, कुछ ऐसे भक्त
कुछ ऐसे सूफी लोग आते हैं जो ना भक्त, आप समझ ही गए हो, हिंदुइज्म में भक्त और सूफी होते हैं इस्लाम में, जिन्होंने ना सोसाइटी को देखने का नजरिया उनका बिल्कुल अलग था, जिन्होंने ना पूरे मायने ही चेंज कर दिए, जिन्होंने जो कुरीतियां थी ना हिंदुइज्म में उस पर बोलना स्टार्ट किया ये गलत है, ये गलत है। जैसे आपने मैं दोहा बहुत कम जानता हूँ हिंदी के बारे में, पर एक ऐसा कबीर का दोहा है आई थिंक कि साधु की कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए, ये यहीं का है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चेहरे इस दौरान उनका जन्म हुआ, गुरु नानक हो गए, और अ, कबीर हो गए, संत कबीर हो गए, और कृष्ण जी की एक उपासक थी, मैं नाम भूल गया उनका, बहुत बड़ी उपासक हैं वो तो। ऐसे कुछ लोग हुए जिन्होंने ना भक्ति के मीनिंग ही चेंज कर दिए। इससे पहले हिंदुइज्म में क्या होता था, यज्ञ कराना पड़ता था आपको, मतलब एक तरीके का, आप आज आसान भाषा में समझिए, हवन। हवन का बहुत बड़ा रूप हुआ करता है यज्ञ। लेकिन अब क्या है, भक्ति के मायने चेंज कर दिए, जाति व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की गई सोसाइटी को और रिलैक्स बनाने की कोशिश की गई। बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने नई नई बातें बोली, जिन्होंने हिंदुइज्म की पे जो बुरी चीज थी उस पर सवाल किए, इस्लाम पे भी सवाल किया, और इस्लाम की कुछ अच्छी चीजें हिंदुइज्म ने अडॉप्ट भी की। इवन इस्लाम ने भी कुछ अच्छी चीजें जो है हिंदुइज्म की वो भी अडॉप्ट की। इससे क्या हुआ, एक नया रिवाइवलिज्म हुआ, एक नया रिवाइवल हुआ, किसका, भक्ति और सूफी, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन का। ये पीरियड था जब क्या हुआ भारत में, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन आया। दोनों रिलीजन क्या हो रहा है, इंटरमिक्स्ड हो रहे हैं, दोनों रिलीजन्स का क्या हो रहा है इस समय पे, मिक्सअप हो रहा है, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, उसके अलावा हमें इसमें और क्या देखना है, हमें दोस्तों इसमें ना हमें इसमें और क्या देखना है दोस्तों, मैं इसको कहाँ लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, अब सॉरी, इसमें और हमें क्या देखना है, पीजेंट्स देखना है, पीजेंट्स की क्या हालत थी, क्योंकि बाहर से कौन आ गए हैं, अलग रूलर्स आ गए हैं, तो किस तरीके से पीजेंट्स की क्या हालत थी, जो और आर्टिजन्स थे और ग्रुप्स ऑफ वर्कर थे उनकी क्या हालत थी, हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, क्यों, क्योंकि आप समझिए दोस्तों, ये क्यों मैं बोल रहा हूं ये हम देखेंगे, आप समझिए। मुस्लिम आए हैं, वो एक नई व्यवस्था लेकर आएंगे, मुसलमानों के बाद कौन आए, ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स एक नई व्यवस्था लेकर आए, ठीक है। तो इससे हमारे इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा, पीजेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, आर्टिजन्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, इकोनॉमिकल वे से, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऑल दो इस पार्ट में हमारे लिए, ऑल दो इस पार्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ, ऑल दो, हम्म, तो मैं ये बोल रहा था कि ऑल दो इस पार्ट में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी को जानना, बट स्टिल हमें थोड़ी तो जान लेनी चाहिए। आपको आइडिया हो जाएगा अगर कोई चेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो समझ रही है। देखिए, हिस्ट्री ना हमेशा चेंजेस की बात करता है, हिस्ट्री इज समथिंग विट ऑलवेज टॉक अबाउट चेंजेस। हिस्ट्री एक सब्जेक्ट ही चेंज के ऊपर है, बस ये उस चेंज के लिए है, और ये हमेशा वो चेंज क्यों आया ये सवाल है, बस हिस्ट्री इन दो चीजों पे डिपेंडेंट है, चेंजेस एंड वाई, बस। तो देखिए दोस्तों, अब हम 600 टू 1750 का थोड़ा सा पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहां से क्या शुरू हो जाता है, यहां से शुरू हो जाता है मिडिवल इंडिया, मिडिवल इंडिया। वैसे देखिए, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं ना, मिडिवल इंडिया स्टार्ट होता है 712 से, जब भारत में कौन आता है, पहला अटैकर आ जाता है। पर इस मिडिवल इंडिया में हम लोग क्या देख लेते हैं, इस मिडिवल इंडिया में हम क्या देख लेते हैं, भारत में क्या आ जाता है, इस्लाम। भारत में तीन इंपॉर्टेंट
इस्लामिक अटैक्स होते हैं इस समय पे। पहला 712 में कौन आता है भारत में? पहला मुस्लिम कमांडर आता है, नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद सॉरी, उसके बाद दूसरा हम क्या देखते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है महमूद महमूद गजनबी। नाम सुना होगा आपने, महमूद गजनबी, एक दूसरा सबसे बड़ा अटैकर। और तीसरा अटैकर कौन होता है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, ठीक है। याद है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ता है, आपने ये सुनी होगी, एक एक स्टोरी है। मोहम्मद गौरी जो है ये एक अटैकर होता है, अफगानिस्तान से भारत पे बहुत सारे अटैक करता है ये। इसके अटैक के रीजंस इनिशियली तो सिर्फ इतने ही थे कि ये भारत पे लूट करना चाहता है, बट लेटर ऑन इसकी इसकी एम्बिशन जो है वो बढ़ गए थे। और हम क्या नोटिस करते हैं, गौरी जो है वो बहुत सारे अटैक करता है भारत के अलग अलग पार्ट पे। और पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी दो लड़ाई होती है, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट और सेकंड। ये पृथ्वीराज से बहुत बार झड़प में हार जाता है। जब भी ये पृथ्वीराज से हार जाता है ना झड़प में, तो ये अपने आप अपने हथियार गिरा लेता है, उसके आगे झुक जाता है। और राजपूतों का या पृथ्वीराज चौहान का ये उसूल था कि कभी भी निहत्थे आदमी पे हाथ नहीं उठाना है। उसके आगे झुक गया, माफी मांगने लगा, कुत्ता बनने लग जाता था, बिल्ली बनने लग जाता था, ठीक है। जिस वजह से मोहम्मद गौरी को बार बार पृथ्वीराज चौहान छोड़ दिया करते थे। बट एक लड़ाई होती है बैटल ऑफ तराइन सेकंड, जिसके अंदर अगेन पृथ्वीराज चौहान जीत रहे थे और मोहम्मद गौरी हार रहा था। ये लगभग 16-17 बार इसने अटैक किया था दोस्तों। हर बार हारता था पृथ्वीराज चौहान से या अदर इलाकों से हारता था, बट इस बार इसकी किस्मत अच्छी चली। पृथ्वीराज ये वॉर भी खुले में नहीं लड़ रहा था, बहुत सारे सैनिकों ने इसको कवर कर रखा था, अपने हाथी पे था, बहुत सारे सैनिकों ने कवर कर रखा था। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो बैटल फील्ड में लड़ाई कर रहे थे। तो बैटल फील्ड में जनरली ये रूल होता है कि सैनिक से सैनिक लड़ेगा, ठीक है, और धुरंधर से धुरंधर लड़ेगा। मान लीजिए कोई राजा है या कमांडर है, तो वो दोनों ऐसे आपस में लड़ेंगे। तो कोई सैनिक जो है वो तीर कहीं चला रहा था और गलती से वो पृथ्वीराज चौहान के जाकर लगा। उस वो पृथ्वीराज चौहान को टारगेट भी नहीं करना चाह रहा था, पृथ्वीराज चौहान को लग गया। गौरी तो भाग रहा था, बताया लोगों ने भाई पृथ्वीराज चौहान के लग गया है। आया पृथ्वीराज चौहान को, उसने किसी तरीके से प्लान बनाया कि पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लूं, क्योंकि अब उनके तीर लग चुका है। तीर लगने के बाद पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद उसको कैप्टिविटी में ले लिया। और आप जानते हैं अगर राजा को ही आपने कैप्टिविटी में ले लिया तो आप वॉर हार चुके हैं, ठीक है। वॉर हार गए। पृथ्वीराज चौहान को कहाँ लेकर गया? अफगानिस्तान, काबुल लेकर गया, ठीक है। और भारत पे क्या कर दिया इसने? भारत पे दोस्तों इसने राज करना शुरू कर दिया, ठीक है। शायद पृथ्वीराज चौहान कभी नहीं हारते, पर इन्हीं के ससुर जी ने, इन्हीं के ग्रैंडफादर ने हेल्प की। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये बता रहा था आपको कि शायद पृथ्वीराज चौहान इस लड़ाई में कभी भी नहीं हारते, परंतु बट इनके खुद ही के ससुर जी ने, फादर इन लॉ ने हेल्प की मोहम्मद गौरी की। उसको कुछ इनपुट्स दिए, की इनपुट्स दिए, और आप समझ रहे हैं फिर तो। और पृथ्वीराज चौहान हार गए। पर मोहम्मद गौरी ने, इनके जो पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी जिसने हेल्प की, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जिनके ससुर जी का नाम था जयचंद। जयचंद ने हेल्प की मोहम्मद गौरी को, बट लेटर ऑन मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार दिया। देखिए दोस्तों, ऐसा ही होता है, जब आप किसी को धोखा देंगे तो आपको भी धोखा ही मिलेगा बदले में। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा, आप ये बात जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोहम्मद गौरी जो है दोस्तों, इसने अटैक किया, किसको हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद को भी हरा दिया। और इसने फाइनली किस पे कब्जा कर दिया? दिल्ली पे कब्जा कर दिया। पर दोस्तों ये दिल्ली पे
राज नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया दिल्ली पे राज ये? क्योंकि दोस्तों इसको काबुल वापस जाना पड़ा, वहां पे कुछ अनइवन सिचुएशन आ गई, इसको वापस जाना पड़ा। पर ये भारत में बिठाकर गया किसको? अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लेव, दास को बिठा कर गया है ये, ठीक है। इसके 5 दास थे, अलग अलग एरिया पे अलग अलग दास बिठा के गया। पर हमारे लिए जो काम का है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहीं से शुरुआत दोस्तों किसकी हो जाती है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली क्या बन जाती है? सेंटर पॉइंट। सल्तनत किसकी है? गौरी की। पर यहां पर बिठाकर किसको गया है ये? अपने स्लेव को बिठा के गया है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी। और स्लेव डायनेस्टी में राजा कौन था? कुतुब उद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ऐसे बहुत सारे राजा होते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर। दिल्ली सल्तनत दोस्तों इसकी शुरुआत आई थिंक 1206 से होती है और 1526 तक, 1526 यहां तक दिल्ली सल्तनत का राज आता है। और मोहम्मद गौरी आई थिंक 1191 में बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट होती है, और आई फील 1192 में बैटल ऑफ तराइन, सेकंड होती है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत का पीरियड आ जाता है। दिल्ली सल्तनत में देखो दोस्तों बहुत सारे राजा हैं, मैं आपको वो सारे राजा बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ठीक है, इल्तुतमिश हो गया, रजिया सुल्ताना हो गई, बलबन हो गया, अलाउद्दीन जलाउद्दीन खिलजी हो गए, अलाउद्दीन खिलजी हो गए, ठीक है। तुगलक आ जाते हैं, तुगलकों में गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद सैयद आ जाते हैं, सैयद में खिजर खां। उसके बाद लोधी आ जाते हैं, लोधी में बहलोल लोधी आखिरी राजा होता है, ठीक है। तो मुझे आपको आखिरी दिल्ली सल्तनत के राजा के बारे में बताता हूँ सीधे। तो आखिरी दिल्ली सल्तनत के राजा के बारे में बताता हूँ मैं आपको सीधे। आखिरी राजा था, पहला राजा कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। आखिरी राजा कौन है? बहलोल बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ये बहुत एरोगेंट आदमी होता है दोस्तों, और इसके ऊपर अटैक करने के लिए इसके खुद के गवर्नर अफगानिस्तान काबुल में एक आदमी को इनवाइट करते हैं, प्लीज इसको हरा दो। और उस आदमी के साथ इनकी इसकी एक लड़ाई भी होती है, बहलोल लोधी की उस आदमी के साथ लड़ाई भी होती है। और उस लड़ाई को, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, उस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ पानीपत। तो मैं अब चाहूंगा आपसे, क्या नाम है लड़ाई का? बैटल ऑफ पानीपत। अब ये बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ हुई? ठीक है, BOP, बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ हुई? बहलोल लोधी की। आप ये मुझे नेक्स्ट क्लास में क्लियर करके देंगे। नेक्स्ट क्लास में आप मेरे को ये तो आइए दोस्तों आगे की बात शुरू करते हैं, और इसको हम आगे अब और निपटाते हैं। तो दोस्तों ये है कौन सा फेज? ये है मॉडर्न इंडिया। ये कौन सा काल है? ये है दोस्तों मॉडर्न इंडिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, भारत में ब्रिटिशर्स, इस टाइम पे हम क्या देखेंगे? इस टाइम पे हम देखेंगे कि इस टाइम पे हम देखेंगे कि एक तरफ मुगल क्या कर रहा है? डिक्लाइन कर रहा है। मुगल डिक्लाइन कर रहा है। औरंगजेब के बाद के जो राजा है ना, वो उतने स्ट्रांग नहीं है, कुछ खास स्ट्रांग नहीं है। मतलब ऐसा मत समझना मुगल, औरंगजेब के बाद मुगल खत्म हो गया था, नहीं, मुगल बचा था उसके बाद। तो एक तरफ मुगल डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ ना ब्रिटिशर्स जो है वो क्या कर रहे हैं? ब्रिटिश अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, या फिर
एक्सपैंड वर्ड शायद अभी ठीक नहीं है, ब्रिटिश इस तरफ क्या कर रहे हैं, पैरामाउंट सी, पैरामाउंट सी जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, पैरामाउंट सी वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं शुरुआत इसकी ऐसे करना चाहूंगा कि असल में ना मुगल डिक्लाइन के टाइम पर, मुगल डिक्लाइन के टाइम पर बहुत सारे स्टेट्स जो मुगल के अंडर आते हैं, स्टेट्स, उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया था, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, बहुत सारे स्टेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। उसमें से एक था बंगाल, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, पर ऐसा मत समझना मुगल के अंडर सा ही था, पर इसने कहा भाई अब हम अपने आप अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है, अब आप आपकी पॉलिसी पे नहीं चलेंगे पर आपको टैक्स देते रहेंगे। तो शाहजहां के टाइम पे ना ब्रिटिशर्स भारत में आ चुके थे और ब्रिटिशर्स को परमिशन मिल गई थी भारत में व्यापार करने के लिए, और ब्रिटिशर्स जो है वो बंगाल में आए और एक राजा थे, राजा का नाम था, हाँ, तो ब्रिटिशर्स भारत में आ चुके थे और उस दौरान एक राजा थे शाहजहां, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को परमिशन दी कि वो भारत में व्यापार कर सकते हैं, और बाद में ये परमिशन को और आगे बढ़ाया। एक मुगल राजा रहे बाद में, मतलब लेटर मुगल में, या वो इतने इंपॉर्टेंट राजा नहीं थे, फर्रुखशियार, उन्होंने मुगलों को एक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक यस, तो बंगाल जो था वो किसके कब्जे में था, बंगाल जो था उस समय वहां का नवाब उसको चला रहा था, मुगल से वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स, जैसा मैंने बताया, आ चुके थे, ब्रिटिशर्स को भारत में व्यापार करने के लिए परमिशन शाहजहां के टाइम पे मिल गई थी, ठीक है। शाहजहां ने बोला ठीक है भाई आप इजीली व्यापार कर सकते हो, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक राजा थे मुगल में, लेटर मुगल में, जिनका नाम था फर्रुखशियार। फर्रुखशियार ने कहीं ना कहीं एक गलती कर दी। गलती क्या थी, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पास दे दिया कि आप बिना टैक्स पे करे, ड्यूटी पे करे, आप आराम से टैक्स की वो आराम से ट्रेड कीजिए। और इससे ना बंगाल के राजा को बहुत दिक्कत हुई, और बंगाल का जो राजा था ना, या बंगाल का नवाब जो था, वो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना चाहता था बंगाल से, हमेशा से। और इसी वजह से 1757 को बंगाल का राजा था उस समय सिराज उद दौला, उसकी एक लड़ाई होती है किससे, मैं ब्रिटिश ऑफिसर थे एक, जिनका नाम था, तो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था रॉबर्ट, रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई और इस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। और यहीं से दोस्तों चीजें चेंज होती हैं, बस अपने को यहीं से देखना है। तो ब्रिटिशर्स ने कैसे भारत को एक्वायर करना चालू किया, तो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों कहां से, 1757 में। क्या होता है 1757 में, बैटल ऑफ बैटल ऑफ पलासी होता है, बैटल ऑफ पलासी। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल पे और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर ना ये अपना रूल इस्टेब्लिश करने लगे, और लगभग 1857 आते आते इन्होंने भारत पे अपना क्या कर लिया, भारत के बड़े पार्ट पे अपना
रूल इस्टेब्लिश कर लिया। भारत के बहुत बड़े पार्ट पे इसने इन्होंने रूल इस्टेब्लिश कर लिया। अब इस पीरियड में 1757 से 87 तक इन्होंने भारत में बहुत सारी अपनी पॉलिसीज लागू की, बहुत सारी पॉलिसीज लागू की, ठीक है। बहुत सारे इन्होंने इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, बहुत सारे एडमिन चेंजेस किए इन्होंने, ठीक है। इन्होंने टैक्स सिस्टम में बहुत बड़े डिफरेंसेस लेकर आए। इन्होंने गवर्नेंस में बहुत सारे क्या किए, चेंजेस किए, ठीक है। इन्होंने इन शॉर्ट इस टाइम पे अपना बहुत रूलिंग जो है ना, उसमें बहुत सारी चीजें की, अपनी रूलिंग में बहुत सारी चीजें की, और जिससे भारतीय लोग परेशान हो गए। और सबसे ज्यादा इन्होंने अपने यहाँ जो चेंज किया, इन्होंने क्या किया अपने रूलिंग के दौरान, सोसाइटी में चेंज करने लगे। ऑल दो वो चेंजेस पॉजिटिव थे बट स्टिल, तो इन्होंने ना बहुत सारे चेंजेस करने लगे। इन्होंने कल्चरल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ये सब ये लोग करने लगे। और जिसका अफेक्ट क्या होता है, तो दोस्तों जिसका अफेक्ट ये होता है कि भारतीय लोग फाइनली क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिएक्शन। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम द रिवोल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 में भारतीयों ने क्या किया, रिवोल्ट किया। तो हम ये बैटल ऑफ प्लासी, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। पूरे भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए, एक लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। और हालांकि ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को बहुत जल्दी दबा दिया, और उसके बाद भारत पे उतना इंटरफेयर नहीं किया, पर भारतीयों को समझ में आ गया कि उनकी कमजोरी क्या है। और भारतीय लोगों ने उसके बाद अपनी कमजोरी पे काम करना शुरू किया। उन्हें समझ में आया कि ये रिवोल्ट में वो कामयाब हो सकते थे यदि उनके पास कोई लीडर होता, कोई पार्टी होती, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता जो उस रिवोल्ट को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है वो बता सकता। तो इस वजह से ये रिवोल्ट क्या हो गया, ये रिवोल्ट जो है वो फेल हो गया। फाइनली अपने आप को रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपने आप का लीडर ढूंढने के लिए, या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, लोगों को एक करने के लिए, फाइनली भारतीयों ने 1885 में क्या बनाया, 1885 में भारतीयों ने क्या बनाया, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। मुझे यहां लिखना चाहिए, ये क्या बनाया, आईएनसी। तो भारतीयों ने फाइनली क्या बनाया, 1885 में भारतीयों ने बनाया आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का निर्माण किया। और आईएनसी ही भारत को क्या दिलाएगा, आजादी। और इसके इतिहास को हम तीन भागों में बांट देते हैं, 1885, या तीन नहीं, एक्चुअली हमें इसको दो भागों में बांटना चाहिए। आईएनसी की हिस्ट्री को हमें दो भागों में बांटना चाहिए। 1885, 1885 आईएनसी, आईएनसी की हिस्ट्री को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है मॉडरेट फेज, मॉडरेट फेज, और दूसरा है एक्सट्रीमिस्ट फेज, फेज। इन दो फेजों में बांट सकते हैं। आपने सुना होगा नरम दल का काल, गरम दल का काल। ये वो टाइम था जब दादा भाई नौरोजी जैसे लीडर थे, जो लोग क्या करते थे, जो ब्रिटिशर से कोई भी काम कराने के लिए उनको प्लीज करते थे, लेटर भेजते थे, प्रेयर करते थे, ठीक है, उन सब चीजों से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे। पर एक्सट्रीमिस्ट कौन लोग थे, ये वो लोग थे जो कहते थे कि नहीं ब्रिटिशर से अगर अपनी बात मनवानी है तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनको मारना पड़ेगा, उनसे युद्ध लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और फाइनली इस समय पे जैसे दादा भाई नौरोजी, मैंने बताया दादा
भाई नरोजी थे, और इनके लीडर कौन थे? लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। और फाइनली ये पीरियड कब से कब तक चलता है दोस्तों? ये मॉडरेट वाला है 1885 से 1905, और एक्सट्रीमिस्ट वाला है 1905 टू 1915। और उसके बाद के एरा को हम बोलते हैं, इसके बाद के एरा को हम बोलते हैं गांधीयन एरा। गांधीयन एरा, इसके बाद के एरा को हम बोलते हैं गांधीयन एरा। ठीक है, इसके बाद के एरा को हम बोलते हैं गांधीयन एरा। तो गांधीयन एरा में हम दोस्तों क्या क्या नोटिस करते हैं? गांधीयन एरा में हम बहुत सारी चीजें नोटिस करेंगे। पहला तो 1919 में गांधी जी ने क्या किया था? नॉन कॉपरेशन, एनसीएम किया था। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं? दांडी देखते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं? 1935 में सिविल डिसोबीडियंस देखते हैं, सीडीएम देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम क्विट इंडिया देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद 1947 में हम सीधे इंडिपेंडेंस देख लेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें कवर करनी है दोस्तों। हम लोग ये सब चीज़ें जब हम सिलेबस, अभी तो मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, मैंने ये इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग जो चीज़ें कराने वाले हैं, प्लान वे में है, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री के साथ हमेशा से एक चैलेंज होता है कि हिस्ट्री जो है वो लोग बताना शुरू कर देते हैं, बोरिंग है ऑलरेडी, बताना शुरू कर देते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं टू डू जस्टिस विद योर सिलेबस, टू डू जस्टिस विद योर स्टडी, to get a better chronology, to get a better idea of your exam pattern और history। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हम लोग आपको सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके देंगे, क्रोनोलॉजी बनाकर देंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और ऐसे क्वालिटी लेक्चर्स देंगे जो आपको यूट्यूब या अदर प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलेंगे। हम लोग आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि आप लोगों का एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट बहुत ही क्लियरली कवर करेंगे। आप लोग हमें कमेंट्स में लिखिए, हमें सजेशन दीजिए कि आपको यदि कोई पार्ट में प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको सही से नहीं समझ में आई है, तो हम आपको इसके लिए और वीडियोस बनाएंगे, हम आपको क्लेरिफिकेशन के ऊपर भी वीडियो बना के देंगे। आपका कोई भी डाउट हो आप बताइए। अभी मेरे पास समय थोड़ा कम था, मैंने इस कम समय में आप लोगों के साथ हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने की कोशिश की, पर आप मेरा यकीन मानिए